वो वो जो भी आपने देखा है, वो आपका माइंड में आ जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा चेंज होगा। जब आप वही चीज़ को याद करके बनाते हो, थोड़ा अपने हिसाब से आप चेंज करते हो, तो चेंज हो जाता है, वो करते नहीं हो आप। तो जो चेंज होता है, वही आपका स्टाइल है, वही आपका। तो स्टाइल क्रिएट करने नहीं जाना चाहिए, आप बनाते जाते हो, स्टाइल क्रिएट हो जाता है। जैसे संजीव वायरकर, राम वायरकर जो है, राम वायरकर, अ, वायरकर, राम वायरकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं उनके बारे में बताता हूँ। वायरकर जो हैं, वो संजीव वायरकर के पिताजी हैं। उन्होंने संजीव वायरकर के पिताजी थे, सॉरी हैं, अभी वो नहीं रहे राम वायरकर। तो उनको वो इसमें अमर चित्रकथा में ये करते थे, इलस्ट्रेशंस करते थे, कॉमिक स्ट्रिप करते थे अमर चित्रकथा में। तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं राम वायरकर, हल्बे, राम वायरकर। पुराने महाभारत का सीरीज आप देखोगे, कृष्णा, महाभारत, अमर चित्रकथा ने जो अमर चित्रकथा में जो आपको बुक्स मिलते हैं रामायण महाभारत के, आपने अपने स्कूल के लाइब्रेरी में वगैरह देखा होगा। महाभारत का पूरा उन्होंने ड्राइंग्स बना है उसमें, पूरा का पूरा सीरीज है। पुराण के बहुत सारे स्टोरीज हैं अमर चित्रकथा में। महाभारत के तो मेरे ख्याल से पूरा अध्याय के अध्याय, पूरा इतना बड़ा बंच आपको पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा आपको बाइबल मिलेगा आपको महाभारत का। तो महाभारत का पूरा सेट उन्होंने क्रिएट किया था। इवन जो टीवी सीरियल आया था महाभारत, वो लोग भी जब महाभारत करते थे, तभी वो लोग रेफरेंस के लिए वो सब यूज़ करते थे। जो आर्टिस्ट होता है, जो आर्ट डायरेक्टर होता है, वो सब रेफरेंस देखता है। तो महाभारत अमर चित्रकथा का जो है, उसमें राम वायरकर ने बहुत उनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारा कृष्णा का पूरा सीरीज़ है अमर चित्रकथा में। कॉमिक्स आप देखोगे, तो कृष्णा का पूरा सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो कृष्णा का सीरीज़ इतना अच्छा है, मतलब उसको उसके वजह से उनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो ही अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ कृष्णा। तो राम वायरकर को मैं, अगर होता है तो आपको राम वायरकर टाइप करके दिखाता हूँ। तो वो उनका लड़का अभी संजू वायरकर है, वो सॉरी, राम वायरकर, उनका लड़का संजू वायरकर है। वो अभी यूटीवी के डायरेक्टर थे पहले, अभी वो मैक के हेड हैं। मैक के जो मैक इंस्टीट्यूट है, उसके जो सीईओ थे वो अभी, लेकिन पिछले साल उन्होंने अपना स्टूडियो अंधेरी में ओपन किया। डिज्नी का सब प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं। तो जो राम वायरकर का, आप देखो विकिपीडिया में, आपको राम वायरकर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा उनका। तो देखो, उन्होंने पूरा लाइफ में सिर्फ कॉमिक स्ट्रिप से किया है। तो लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनका मतलब उनको वो काम के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उनको अवार्ड बहुत सारा मिल चुका है। और उनका काम, सुप्पंडी का कैरेक्टर उन्होंने ही स्टार्ट किया, अगर आपको पता होगा। टिंकल में सुप्पंडी का कॉमिक्स आता है, कॉमिक स्ट्रिप आता है सुप्पंडी का। तो सुप्पंडी का अभी तो दूसरे लोग कर रहे हैं, अभी तो ये सैवियो करके है, वो कर रहा है। उससे पहले संजू वायरकर, राम वायरकर के टाइम पे, राम वायरकर को टाइम नहीं होता तो संजू वायरकर ने तो उनकी जो लड़की थी, संजू की बहन, वो करती थी। तो अभी तो टोटली सुप्पंडी का जितना भी स्ट्रिप्स है, वो कौन कर रहा है, सैवियो, सैवियो कर रहा है। तो सैवियो अभी इंडिया बुक हाउस में मेन सीनियर आर्ट डायरेक्टर है, वो पूरा डायरेक्टर है, पूरा वो सब पूरा जो आपका इंडिया बुक हाउस है, जिसका अमर चित्रकथा है, जिसका टिंकल कॉमिक्स है, तो उसका वो हेड है अभी। ओके। तो जो भी आप हम लोग काम कर रहे हैं, वो छोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है। ओके। और कोई भी फ़िल्म बनता है, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट फ़िल्म बनता है, तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसका पूरा स्टोरी बोर्डिंग होता है, पूरा कॉमिक स्ट्रिप। आप बोलोगे डायरेक्टली क्यों नहीं होता?
डायरेक्टली इसके लिए नहीं होता। आपको पता होगा टाइटैनिक मूवी आया था। टाइटैनिक का पूरा जो प्लानिंग था प्री प्रोडक्शन जो वो 2 साल तक चला। 2 साल तक वो लोग सिर्फ़ स्टोरी बोर्डिंग पे काम कर रहे थे। मतलब प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे। जब प्री प्रोडक्शन फाइनल हुआ उसके बाद उन्होंने टाइटैनिक फ़िल्म निकाला। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो स्टोरी बोर्ड जो होता है फ़िल्म के लिए बनता है, वो अगर आपका प्लानिंग रेडी है तो आपको समझ में आता है कि पहला सीन क्या है, उसमें शॉट्स कितने हैं, दूसरा सीन क्या है, उसमें शॉट्स कितने हैं, उसमें खर्चा कितना आएगा। अगर आपके सीन में सॉरी तो सीन कौन-सा है, इंडोर सीन सीन है, आउटडोर सीन है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है और आपके सीन में समझो आपको एक्टर्स कितने लगने वाले हैं और वो एक्टर्स को वो सीन किस दिन शूट होने वाला है। उस दिन जिस दिन शूट होगा उस दिन आपका जो ये कॉल लिस्ट होता है, उसमें किसको-किसको बुलाना है। तो डेट्स इसमें डिटेल्स है, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर शूटिंग यहाँ पे होने वाला है तो उसमें समझो ये शूटिंग में कुछ ये लगने वाला है, एनिमल लगने वाला है समझो, शेर है आपके फ़िल्म में तो शेर पर्टिकुलर डेज़ के लिए लगेगा आपको। तो कितने सीन में वो दिखने वाला है, तो उतने सीन में आपको शेर को तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये पूरा प्री प्रोडक्शन में पहला रेडी हो जाता है। फिर वो जिस हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेडी होता है, उस हिसाब से फ़िल्म का बजट डिसाइड होता है। ओके। तो आप पूरा प्लानिंग इस हिसाब से होता है। आपको पता है लगान मूवी बना था, लगान आपने देखा होगा। तो उसका मेकिंग आपको यूट्यूब में मिलेगा, तो लगान का मेकिंग आप देखोगे तो उनका प्लानिंग कैसा था कि उनका कुछ तो 10 करोड़ के आसपास कुछ खर्चा होने वाला था उनका। 10 तो वो जो खर्चा था, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जब आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो, कोई फ़िल्म फ़िल्म मतलब एक प्रोजेक्ट ही है। व्हेन यू आर प्लानिंग वन प्रोजेक्ट और आपको पता चला कि अभी ये कॉस्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है मतलब बढ़ रहा है कॉस्ट उसका तो फिर प्रोडक्शन प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि फिर उसके लिए अलग प्रोड्यूसर पकड़ो या फाइनेंस मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट ये होता है तो लगान वो हिसाब से उसका बजट बढ़ते गया आप उसका मेकिंग मेकिंग देखो आप लोग तो आपको आइडिया आ जाएगा तो मैं सेकंड तो ये मैं आपको बता रहा था तो आई होप कि आपको कल मैंने जो समझाया वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैं वापस वापस आपको बीच में वो सब कुछ बताऊँगा। अ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्रोल ए डी डिलीट उसके बाद हाँ, उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग सीक्वेंशियल ड्राइंग पर सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा स्टोरी क्या है। ये जो पाइपलाइन होता है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। कि आप स्टोरी बोर्ड करते हो या कॉमिक स्ट्रिप करते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ओके? कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट सबसे पहले। देन सेकंड थिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आप स्टोरी लिखते हो, स्टोरी ओके। देन स्टोरी के हिसाब से आपका अ, मैं आपको धीरे-धीरे वापस डिटेल में समझाऊँगा। कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद स्टोरी आप लिखोगे। स्टोरी के ऊपर से आप स्क्रीन प्ले लिखोगे कंट्रोल जेड स्क्रीन फिल्म के लिए हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले स्टेज के लिए ड्रामा के लिए जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टेज प्ले और रेडियो के लिए या तो किसी इसके लिए आप काम करते हो तो सिर्फ वहाँ पे साउंड सुनाई देता है तो वो क्या होता है वॉइस ओवर के लिए आप काम करते हो तो वो उसको बोलते हैं ऑडियो प्ले। तो वैसे हम लोगों को स्क्रीन प्ले लगता है। मैं धीरे-धीरे वापस डिटेल में समझाता हूँ आपको। अभी मैं सिर्फ पाइपलाइन बता रहा हूँ आपको पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कोई भी स्टूडियो में आप एंटर करते हो कोई भी स्टूडियो में आप एंटर करते हो तो आपको पूरा पाइपलाइन के हिसाब से लोग बैठे हुए मिलेंगे। सबसे पहले का जो आर्ट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ कॉन्सेप्ट आर्ट होता है वहाँ पे
और दूसरी जगह पे आपका जो अगर टीवी सीरियल बन रहा है, तो वहाँ पे एक मेन ऑफ़िस रहेगा, वहाँ पे समझो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो जो ये है जो एडिटर है, जो राइटर है, वो लोग का एक अलग तो वो लोग का सब ये रहेगा। उसके बाद एक-एक टीम का अलग-अलग ये रहेगा मतलब तो पूरा स्टूडियो भी डिज़ाइन वैसे ही होता है कि कौन कहाँ पे बैठेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, स्टोरी, देन स्क्रीन प्ले के हिसाब से फिर स्टोरी बोर्ड होगा स्टोरी बोर्ड होगा। अभी कॉमिक्स में भी जो है ना आपका एनिमेटेड कॉमिक्स आता है मतलब बच्चे कॉमिक्स भी एनिमेटेड कॉमिक्स हो मतलब सिंपल एनिमेटेड एनिमेशन होता है उसमें और डायलॉग्स पीछे से प्ले होते रहते हैं। तो वो ज़्यादा अपील होने लगा है आजकल। तो कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, उसके बाद एनिमेटिक्स, ये पूरा पाइपलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 एनिमेटिक्स के बाद लिका रील भी बोल सकते हो आप लोग, नहीं तो वो स्टूडियो में नहीं होता। तो लिका रील के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, इसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन, सॉरी प्री प्रोडक्शन ओके। सो ये है प्री प्रोडक्शन। जो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, जैसे कि फ़िल्म मेकिंग प्रोजेक्ट है, एनिमेशन फ़िल्म मेकिंग प्रोजेक्ट है, आप कोई ड्रामा करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो, तो आप उसमें मेनली फ़िल्म में जब हम लोग काम करते हैं फ़िल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे 3 पार्ट होता है। एक तो प्री प्रोडक्शन होता है और टीम होता है प्री प्रोडक्शन, सेकंड होता है प्रोडक्शन टीम होता है, देन तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, तो प्री प्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे लोग आर्टिस्ट लोग जो क्रिएट करते हैं सब कुछ। ओके, और जैसे कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ये क्रिएटर है, ये विष्णु है और ये महेश नहीं है, महेश भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉयर नहीं है ये सब कुछ फाइनल आउटपुट देंगे पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि पोस्ट प्रोडक्शन वाले अच्छा काम नहीं करते और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आप उनको डिस्ट्रॉयर भी बोल सकते हो। लेकिन कभी-कभी ये दोनों टीम ने उतना अच्छा काम किया नहीं होता, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसको तो ये काम कर जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टूडियो में जो भी इंसान काम करता है, हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने भी गड़बड़ किया, पूरा प्रोजेक्ट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी प्री प्रोडक्शन में हैं। ओके, हम लोग आर्टिस्ट हैं, समझो डिज़ाइनर का काम यहाँ पे ही होता है पूरा का पूरा। बाकी यहाँ पे भी लगते हैं, क्रिएटिव लोग ही लगते हैं, लेकिन क्रिएशन जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है, वो पूरा यहाँ पे होता है। कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स। अभी कॉन्सेप्ट मतलब क्या? ओके, अभी मैं वापस हम लोग डिटेल में कंट्रोल ए डिलीट, तो मैं वापस आपको एक-एक करके समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन इन बिटवीन यू कैन आस्क मी। आपको कोई भी डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हो। तो अगर अम, पूछो क्योंकि सर, कैसा है। हम लोग पिछले क्लास में एक हेलो। स्टोरी हम लोग पिछले क्लास में एक स्टोरी राइटिंग किए थे। हाँ, हाँ। हम लोग उसी स्टोरी राइटिंग को एनिमेट कर सकते हैं लाइक बाय द एंड ऑफ दिस। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो हम लोग को सर ने एनिमेशन ही करवाया था, शॉर्ट एनिमेशन का वो कहते हैं स्टोरी लिखवाया था और फिर उसका स्क्रीन प्ले करवाया था। हाँ, ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि आप प्री-प्रोडक्शन में 3 स्टेप आगे आ चुके हो। आपने स्टोरी लिखा, आपने स्क्रीन प्ले लिखा, अभी और 2-3 स्टेप आगे जाओगे तो आपका प्री-प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन में आप काम करोगे मतलब प्री-प्रोडक्शन होने के बाद प्री-प्रोडक्शन मतलब पूरा प्लानिंग। प्लानिंग आपका रेडी होने के बाद फिर आप प्रोडक्शन में जाओगे और प्रोडक्शन में मैं आता हूँ। प्रोडक्शन में कैसा है, आप का बजट के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। जैसे कि कुछ लोग 2D एनिमेशन करेंगे, कुछ लोग लाइव एक्शन मूवी करेंगे, कुछ लोग हैं
वो 3D में एनिमेशन करेंगे, कुछ लोग आपके बजट के हिसाब से। अभी 3D एनिमेशन करना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि सब स्टूडेंट के पास अगर अच्छा लैपटॉप है या अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला हुँ, पीसी है, देन यू कैन डू 3D एनिमेशन आल्सो। लेकिन उसमें रेंडर होने के लिए वगैरह 3D एनिमेशन में थोड़ा अभी क्लाउड में भी होता है, तो वो चीज़ में वहाँ पे आप फँस जाते हो थोड़ा-सा, थोड़ा टेक्निकली उसमें काम करना पड़ता है। 2D एनिमेशन अगर आप करते हो तो 2D एनिमेशन आसान है वो हिसाब से, क्योंकि 2D एनिमेशन में आपको रेंडरिंग वगैरह उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आसानी से रेंडरिंग होता है। मेनली और 2D एनिमेशन में बहुत सारा बेनिफिट है कि आप आसानी से, अगर आपका एनिमेटिक्स रेडी है, तो उसी में आप क्या कर सकते हो, 2D एनिमेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 2D मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और तो वो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन पूरा होने के बाद उसको एक-एक सीन आप करोगे प्रोडक्शन में। एक-एक सीन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। 2D में और एक बेनिफिट है कि आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक सीन में एक आर्टिस्ट काम कर रहा है तो पूरा का पूरा वो सीन कंप्लीट कर देगा। 3D में ऐसा नहीं होगा। 3D में आपका क्या बोलेंगे, वो एनिमेशन एक करेगा, दूसरा एक करेगा, फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। फिर उसमें मतलब आउटपुट निकलते-निकलते अच्छा हो जाता है, लेकिन एकदम अच्छा आउटपुट के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो मास्टर है पोस्ट प्रोडक्शन में, वैसा कुछ लगेगा। 2D में आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 2D में सीन जब बनता है एक-एक, वो 100% बनेगा, मतलब उसमें आपको वापस काम नहीं करना है, आपको बाद में सिर्फ जॉइन करना है, उसका फ़िल्म बन जाएगा आपको। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट, अभी आपने बोला कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा, आप लोगों ने ये लिखा, मैं एक-एक करके आपको समझाता स्क्रीन हूँ। हाँ, आपने स्क्रीन प्ले लिखा। एक्चुअली कैसा है कि स्टोरी और स्क्रिप्ट में डिफ़रेंस क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट? हाँ, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है ऐसे? लाइक ओके। हमारे पूरे स्टोरी का बेस क्या होगा? हाँ, एक पूरा फ़िल्म का एक आइडिया जो होता है, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। जैसे कि आपका अ, समझो रामायण है, पूरा रामायण का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब रामायण तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन रामायण का स्टोरी जब हम लोग लिखते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि बुराई पे अच्छाई का विजय, मतलब बुराई से राम का स्टोरी आता है, जब रामायण आता है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि बुराई पे अच्छाई का जीत, ओके? तो बुराई को ख़त्म करना, अच्छाई को ये करना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और बहुत इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जैसे जहाज डूबना, जैसे टाइटैनिक में जो जहाज था वो डूब गया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। पूरा फ़िल्म में क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि एक जहाज जो है वो पूरा का पूरा डूब रहा है, डूबेगा, डूब गया। फिर उसके ऊपर से उन्होंने क्या किया, स्टोरी क्रिएट किया। सेकंड थिंग है स्टोरी। उन्होंने फिर उसमें एक हीरो को क्रिएट किया, हीरोइन को क्रिएट किया, फिर उससे उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो उन्होंने डिसाइड किया। 1 मिनट। हुँ। हाँ, तो ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था टाइटैनिक में? टाइटैनिक में कॉन्सेप्ट ये था कि पूरा का पूरा जहाज आपका डूब गया। तो जहाज को डूबने, ये कॉन्सेप्ट है। फिर आप स्टोरी सोचते हो कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट पे स्टोरी बनाता हूँ, आप स्टोरी लिखते वक़्त कैसा है, स्टोरी मतलब क्या? आपको मेरे ख़्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मैं स्टोरी में जाता हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हो। कोरोना हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, ओके? कोरोना पे आप पूरा एक फ़िल्म बना सकते हो। आपका बहुत सारे ये हैं, मतलब कोई भी चीज़ पे आप अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपने ज़्यादा देखा होगा, जिसको ज़्यादा आपने समझा होगा, वो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट पकड़ के आप स्टोरी लिख सकते हो, ओके? तो स्टोरी मतलब क्या? स्टोरी में स्टोरी आप कैसे लिखोगे? तो कोई बता सकता है क्या? विविड डिस्क्रिप्शन लाइक वी हैव टू गिव द विजुअल डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली विजुअल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है,
सबसे पहले तो स्टोरी लिखते हैं हम लोग, तो 3 चीज़ पे हम लोग काम करते हैं, 3 चीज़। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा रेडी है, टाइटैनिक है समझो, तो स्टोरी जब हम लोग लिखते हैं तो 3 चीज़ पे उसको डिवाइड करते हैं, 3 चीज़, 3 ही चीज़। मैं एकदम सिंपल कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल में आप लोग समझ जाओगे। ओके, आप उसमें और डिटेल में बाद में ऐड करते जाओ, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी आप कैसे लिखते हो? पहले तो आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करते हो। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, स्टोरी लिखते वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। समझो मैं रामायण पे फ़िल्म बना रहा हूँ, तो रामायण में मुझे रामायण पे फ़िल्म बनाना है, तो मैं 3 चीज़ पे रामायण का स्टोरी को डिवाइड करूँगा। सबसे पहले आप फ़िल्म देखते हो, तो सबसे पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है। तो स्टोरी को हम लोग 3 चीज़ में रखते हैं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि राम को आप दिखाते हो एक अच्छा इंसान, तो राम जब आएगा साइलेंट, मतलब राम ज़्यादा ये नहीं करेगा, फन नहीं करेगा। राम शांति से आएगा और अपने माता-पिता का चरण स्पर्श करेगा। मतलब आपको देख के मालूम पड़ता है यस, गुड बॉय, मतलब अच्छा इंसान, ऐसा होना चाहिए। सो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आपने राम का किया। सीता, सीता जो है उसका आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करोगे कि वो जनक की पुत्री है वगैरह-वगैरह, म्यूज़िक पीछे से वो हिसाब से चलेगा। ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब तारीफ़ कर रहे हैं सीता का, एक अच्छा लड़की, एक अच्छा पुत्री वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो वहाँ पे आपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन किया। देन आपने रावण को दिखाया। फिर लक्ष्मण वगैरह हैं। हाँ। कैरेक्टर ये कैरेक्टर इंट्रो या कि कैरेक्टर के बारे में एक छोटा-सा बायो काइंड? देखो ये कैसा है, स्टोरी आप स्टोरी का मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। स्टोरी को आपका आप बहुत कुछ भी लिख सकते हो। मतलब कैरेक्टर बाइबल जब आप बनाओगे तो उसमें सब कुछ रहेगा। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जिसमें हम लोग कैरेक्टर के बारे में ये करते हैं, लेकिन उससे भी पहले के स्टेज में हम लोग हैं। मतलब हम लोग अभी कॉन्सेप्ट के बाद के स्टेज में हैं। तो स्टोरी को आप 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हो। उसमें सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए उनका सबसे पहले तो, क्योंकि कोई भी डिटेल में नहीं जाएगा पहला। हाँ, पहला जब आप किसी प्रोड्यूसर के पास जाके दिखाते हो अपना कि मैं समझो सर, मैं फ़िल्म बना रही हूँ, आप मुझे पैसा दो, ये फ़िल्म हिट होगा वगैरह-वगैरह। तो सबसे पहले आप जो दिखाओगे तो आप कॉन्सेप्ट होगा कि कॉन्सेप्ट सिंपल में लिखो कि ये कॉन्सेप्ट है, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ कोरोना पे। फिर आप स्टोरी सिंपल में सिनॉप्सिस जैसा एक स्टोरी बनाओ, छोटा-सा, जिसमें आप बोलो 3 लाइन में कि आपका स्टोरी में क्या होने वाला है। सबसे पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आप करोगे, ये गरीब फैमिली है समथिंग और उसमें ऐसा-ऐसा होगा। तो गरीब फैमिली में 3 लोग होते हैं, तो आपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद में आप प्रॉब्लम्स सॉरी, उसके बाद में आप प्रॉब्लम क्रिएट करो कि वो फैमिली में बाद में ऐसा होता है, वहाँ पे एक कमाने वाला होता है। हाँ, एक फैमिली है, उसमें एक कमाने वाला होता है, उसके ऊपर लोन है वगैरह-वगैरह। फिर घर में 2-3 उसके पेरेंट्स हैं वगैरह-वगैरह, तो 4-5 कैरेक्टर एक फैमिली में है। वो फैमिली में फिर प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम क्या है? कोरोना, समझो, कोई कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, थर्ड है सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसा करते हो आपके स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि एंड में सब लोग मर जाते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो एंड में सब लोग कोरोना से बाहर निकल के आते हैं, उनका गवर्नमेंट लोन ये कर देता है वगैरह-वगैरह। तो सॉल्यूशन स्टोरी के ऊपर है। बहुत सारे फ़िल्म ऐसे हैं जैसे कि एक दूजे के लिए पहले था, कमल हासन और कृति अग्निहोत्री। मराठी में हिट एक मूवी था सैराट करके, पता होगा आपको। तो सैराट में दोनों मर जाते हैं लास्ट में। फिर ओके, तो सॉल्यूशन आपके ऊपर है कि आप कैसा देते हो स्टोरी में। बहुत सारा फ़िल्म है, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें एंडिंग में जो मेन कैरेक्टर है उसका वो या तो मर जाता है या तो वीर गति को प्राप्त होता है या तो वगैरह-वगैरह। फिर ओके, तो ये 3 चीज़ है स्टोरी स्ट्रक्चर में 1, 2, 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पे आता हूँ, स्क्रिप्ट होते हैं, ओके।
सो ये मैं थोड़ा विजुअली भी आपको ड्रॉ ड्रॉ करके भी ये करने का कोशिश करूँगा। तो सबको समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? कॉन्सेप्ट, यस, स्टोरी, देन यस यस, सर। स्क्रिप्ट। ओके। तो स्क्रिप्ट आप जब लिखते हो तो आप किसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो? ओके, आप अगर आप ये दोनों होने के बाद स्टोरी के बाद स्क्रिप्ट लिखना जो है, हम लोग जो फ़िल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में प्ले होते रहता है पूरा, इसके लिए इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। और उसमें दूसरा जो आता है वो दैट इज़ स्टेज में, स्टेज के लिए आपने ड्रामा वगैरह किया होगा स्टेज में, तो उसका अलग लिमिटेशन होता है। जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो तो हम लोग सीन वाइज डिवाइड करते हैं। सीन पे कम काम चलता है आपका कि सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर जब जब हम लोग सीन लिखते हैं, तो सीन हम लोग कैसा लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखोगे इंटीरियर, कि घर के अंदर सीन चालू है। फिर डे नाइट जो भी रहेगा, इंटीरियर डे। फिर एंड उसके लोकेशन। बाद हाँ, लोकेशन। उसके बाद लोकेशन रहेगा। तो उस हिसाब से आप स्क्रीन प्ले लिखते हो। स्टेज प्ले में जब आप लिखते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। स्टेज प्ले में आप तो क्या बोलते हैं, आप लिखते हो तो वो होता है प्लॉट होता है, प्लॉट। प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2। मतलब प्लॉट पॉइंट 1, प्लॉट पॉइंट 2 एक्ट वाइज। हाँ, वो हिसाब से आप लोग लिखते हो, क्योंकि हम लोग स्टेज प्ले में लोकेशन चेंज नहीं होगा हम लोगों का। स्टेज प्ले में डे एंड नाइट होगा तो भी वो जो इसके ऊपर रहेगा, पीछे जो लाइटिंग वाला रहेगा वो आपका बैकड्रॉप के ऊपर रहेगा, वो हिसाब से आप लोग प्लान करते हो। फिर स्टेज प्ले में आपका, अगर आप क्या बोलते हैं, स्ट्रीट प्ले कर रहे हो, स्ट्रीट प्ले, क्या बोलते हैं उसको, रास्ते में अगर आप कुछ कुछ सोसाइटी के भले के लिए क्या करते हैं उसको, तो स्ट्रीट प्ले कर रहे हो तो फिर वो आउटडोर ही होगा। अगर आप स्टेज प्ले कर रहे हो, आप ऑडिटोरियम में कर रहे हो तो वो इंडोर ही होगा। तो ये सब लिखने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें, स्टेज प्ले या स्ट्रीट प्ले में। तो ये अलग है, ये अलग इसके लिए आप लिखते हो तो स्टेज प्ले में जब आप लिखते हो और स्ट्रीट प्ले भी जब आप लिखते हो तो आपका डायलॉग्स कैसा होना चाहिए, अलग टाइप का होना चाहिए। समझो रामायण ही पकड़ो, रामायण अगर आप रास्ते में कर रहे हो, हाँ, आप रास्ते में 4-5 जन मिलके रामायण को प्ले कर रहे हो, तो आपका जो डायलॉग्स रहेगा वो बहुत ही हेवी होना चाहिए, चिल्ला-चिल्ला के आप बात करोगे, क्योंकि रास्ते में आप प्ले करोगे, तो आप धीरे से बात करोगे, वो सब सीन आपको निकाल देना पड़ेगा उसमें से। सब सीन, मतलब जो साइलेंट कैरेक्टर है उसको डायलॉग दो ही मत, वो हिसाब से आप लिखोगे स्क्रिप्ट। ओके। सिर्फ सीता है वो बात करेगी ही नहीं। जो चिल्लाने वाला कैरेक्टर है जैसे रावण है, तो राम रावण वही ज़्यादा बात करेंगे। स्टेज प्ले में एक है एडवांटेज है अभी, क्योंकि अभी अभी मतलब 50 साल में ये एडवांटेज है कि माइक वगैरह होता है, तो आप बात करते हो तो 100 जन सुन सकते हैं, ऑडियंस सुन सकता है। तो वो हिसाब से डेवलपमेंट स्टेज प्ले में हुआ है। पहले स्ट्रीट प्ले और स्टेज प्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी स्टेज प्ले में। ओके। और लेकिन फ़िल्म के लिए जो आप लोग लिखते हो स्क्रीन प्ले, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है और ये दिन ब दिन और भी डेवलप हो रहा है और दिन ब दिन और भी आसान हो रहा है। मतलब कैसे है कि अभी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, आप 5-6 साल के बाद देखो, 5-6 साल के बाद देखो आप, वो बच्चे भी यूज़ करने लगेंगे। आप 5-10 साल पहले का सिनेरियो देखो, जब भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, वो सॉफ्टवेयर मतलब वो पूरा उनका जो मेथोडोलॉजी था, उनका जो सेट मतलब जो काम करने का तरीका था, अभी हम लोग जो 50 साल पहले का जो काम करने का तरीका था, वी शांताराम का देखो आप, फ़िल्म मेकिंग का तरीका था, वो तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। मतलब वो ज़माना गया। तो यहाँ पे जो है स्क्रीन प्ले, जब हम लोग फ़िल्म के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये इंडस्ट्री दिन-ब-दिन चेंज हो रहा है। जब आप लोग मार्केट में जाओगे, तो और भी आसान हो चुका रहेगा, और भी ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा, जिसमें और भी जो काम अभी हम लोग को मुश्किल लग रहा है, वो आसानी से हो जाएगा। अभी हम लोग एनिमेशन में जो ये कर रहे हैं, कैरेक्टर्स मॉडल अभी
ऑलरेडी हो चुका है। तो वो चेंजेस होता रहेगा उसमें। हाँ, तो फ़िल्म के लिए जो भी हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले, स्टेज प्ले, देन तीसरा हम लोग ऑडियो प्ले लिख बोल सकते हैं, ऑडियो प्ले। समझो आप रेडियो में किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, ओके, एफ़एम में ऑडियो प्ले। ऑडियो फ्लो में आप लिख रहे हो तो वो उसका कुछ अलग मेथोडोलॉजी है, वो उसमें आप लिखोगे कि पहला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आप पूछोगे, आप पहले आपके जो जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको दोगे, फिर वो स्टडी करेगा, फिर वो बोलेगा कि हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू है। पूरा वो जो स्क्रिप्टेड होता है, ओके, आपके टीवी में जो भी आपको शोज़ दिखते हैं, वो पूरा स्क्रिप्टेड होता है। कहाँ पे हँसना है, कहाँ पे ऑडियंस हँसेगा, कहाँ पे जोक है और वो जोक होने के बाद फिर लोग हँसेंगे। वो पूरा स्क्रिप्टेड होता है क्योंकि पूरा जो है एक कमर्शियल है, ओके, पैसा लगा हुआ है। आप जब भी आपको स्टूडियो मिलेगा 1 घंटे के लिए या तो वो टाइम आप भाड़ा देते हो स्टूडियो का। तो समझो आपका जज है, कोई भी शोज़ हैं, उसमें जज है, वो जज लेट आने वाला है या नहीं आ सकता, तो आप क्या करोगे उसको, लेकिन आपको उसको दिखाना है, तो उसको अलग से शूट करोगे आप। लेकिन वहाँ पे ऐसा दिखाओगे इस शो में कि वो सामने ही बैठ के बात कर रहा है। हाँ, ऑडियंस को ये समझ में नहीं आता। लेकिन उनको ऑडियंस को दिखाना पड़ता है कि ये जज सामने से कमेंट कर रहा है। तो सबके पास स्क्रिप्ट होता है कि अभी वो जो ये है, वो ये बोलेगा, क्योंकि आप रियल में सब कुछ करने जाओगे, तो आपको ना तो भाड़ा परवड़ेगा वो स्टूडियो का, क्योंकि आपका दिन-रात चलेगा फिर वो। ये लेट आया, वो लेट आया, फिर उसने गाना गाया, फिर ये कमेंट कर रहा है, फिर वो हँसेगा, रोएगा, फिर ये नाटक तो पूरा मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है कि पहले ये होना चाहिए, पहले होना चाहिए, फिर समझो एक माहौल चलता है सीरियल्स में कि ऑडियंस को आजकल रोना पसंद है। तो कोई भी गरीब सिंगर आता है और रोते रहता है, तो वो दिखाना चालू कर देते हैं हम लोग। तो वो थोड़ा-सा डाल देते हैं अपने इसमें कि हाँ, ये गरीब है, ये तो उसको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उसका वीडियो दिखाते हैं ज़बरदस्ती आपको। तो ये जो सब जो है ना, ये प्लानिंग होता है, स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि उनके पास आधे घंटे का टाइम होता है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में उनको करना होता है एंटरटेनमेंट आपको। ओके, तो 30 मिनट्स में आपको कैसे एंटरटेन करेंगे? तो वो चीज़ सोचते हैं वो लोग, क्योंकि वो उसमें पैसा लगा है, टोटली कमर्शियल है। यहाँ पे कुछ किसी को खड़ा नहीं करते, भले आप शाहरुख खान हो, लेकिन आप स्टूडियो का भाड़ा नहीं दे रहे हो, वो लोग खड़ा नहीं करेंगे आपको। टाइम होने के बाद भगा देंगे आपको। तो सर, हाँ, बोलो। ये ऑडियो प्ले क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ऑडियो प्ले का जो है, ऑडियो प्ले में हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑडियो प्ले मैंने ऐसे बोल दिया स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन हमारा एरिया वो नहीं है ऑडियो प्ले, क्योंकि हमारा पूरा विजुअल आर्ट है। आपका जो आर्ट है ना, डिज़ाइन जो हम लोग करते हैं, वो विजुअल है, वो दिखता है, ओके? दृश्य क्या बोलते हैं, दृक्श्राव्य, दृक्श्राव्य मतलब जो आप देखते हो और सुनते हो। ऑडियो विजुअल है हमारा, तो सिर्फ़ ऑडियो हुँ, नहीं है। अगर आप ऑडियो के लिए काम करते हो तो कोई भी कर सकता है, मतलब उसमें आपका डिज़ाइन कोर्स का कुछ यूज़ नहीं है उसमें। हमारा मेन विजुअल आर्ट है, मतलब आप जो भी करते हो स्क्रीन में दिखेगा, ओके? आप जो कार्टून्स करते हो स्क्रीन में दिखेगा, पेपर में दिखेगा, प्रिंट में दिखेगा। तो उससे रिलेटेड हमारा ऑडियो है। तो ऑडियो प्ले में भी प्लानिंग होता है कि ऑडियो प्ले में पूरा स्क्रिप्ट वो लोग लिखते हैं, 30 मिनट्स का ये रहेगा, 30 मिनट्स का। ये मैं ऑफ़िस आपको बताऊँगा जब मैं एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊँगा, उसमें पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, प्लानिंग होता है पूरा प्रोडक्शन का। ये अगर कोई भी आप करते हो, समझो ऑडियो प्ले करते हो, तो उसमें मैं सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ आता है कि ऑडियो प्ले करते वक़्त क्या-क्या लेना चाहिए आपने। तो वो जब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊँगा, तो वापिस से एक बार ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें शायद अगर है तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। इसमें क्या नाम है उसका? उम, अम, सेलटेक्स। अ, नहीं है, मैंने अभी फॉर्मेट मारा है तो सेलटेक्स करके है। उसमें सेलटेक्स में अभी इसमें मैंने फॉर्मेट मारने के बाद डाला नहीं है। सेलटेक्स सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नया वाला आप लोगे तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं पुराना वाला आपको दिखाता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए वो अच्छा है, पुराना वाला जो अभी नहीं मिलता। अभी नया वाला वर्ज़न है वो पूरा पेड है और उसमें बहुत सारा
साइन इन करना पड़ेगा आपको, बहुत सारा ये है। तो जो स्क्रिप्ट है, तो हमारा मेन एरिया ये है स्क्रीन प्ले। तो ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी, इसका भी स्क्रिप्ट रेडी होता है। इसमें कुछ नहीं होता एक्चुअली, ऑडियो प्ले में ज़्यादा कुछ नहीं होता। 30 मिनट्स का आपका इंटरव्यू, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑडियो में काम करने वाले कुछ लोग हैं, बंदे हैं डिपार्टमेंट में। मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑडियो में इसमें काम करते हैं। तो किसी का भी इंटरव्यू लेना होता है तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट, क्वेश्चन आंसर का स्क्रिप्ट करते हैं और उनको दिया जाता है कि 30 मिनट्स तक अगर इंटरव्यू चलेगा तो 30 मिनट्स में वो जो सामने वाला आंसर देगा उसको पहले ही बोला जाता है कि आप 10 मिनट इसमें बात करो, मैं पूरा इंटरव्यू में 30 मिनट्स में आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगी, 4 नहीं समझो 3 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन पूछूंगी, 6। तो 30 मिनट्स में अगर 6 क्वेश्चन पूछा मैंने तो आपको आंसर एक क्वेश्चन का कितना मिनट में देना है? 5-5 मिनट में देना है आपको। 1 मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट, मतलब 30 मिनट्स में आपने तो वो कैलकुलेशन वो लोग करते हैं कि कितना। फिर बाद में अगर उसने ज़्यादा टाइम लिया तो लास्ट क्वेश्चन फिर वो लोग अवॉइड करेंगे या तो कुछ, वो हिसाब से वो लोग 30 मिनट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, तो एंटरटेनमेंट बिजनेस में टाइम बहुत, सभी जगह पे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑडियो प्ले में ऐसा होता है। तो हमारा एरिया जो है ना तो स्टेज प्ले है ना ऑडियो प्ले है, हमारा एरिया जो है ये है स्क्रीन प्ले है। ओके, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ और साइड में मेरा चेहरा भी आपको दिखता होगा कैमरे से। तो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हम लोग ऑडियंस को, हमारा जो बिज़नेस है वो फ़िल्म मेकिंग बिज़नेस है। फ़िल्म मेकिंग मतलब आपका स्टोरी आप दिखाते हो, प्रेज़ेंट करते हो, विज़ुअली आप लोग उसको डेवलप करके दिखाते हो। ओके, तो ये मेरे ख़्याल से आपको स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले समझ में आया होगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा क्योंकि मुझे समझाना था आपको। लेकिन ये तीसरा नंबर हमारा स्क्रीन प्ले आता है। कॉन्सेप्ट के बाद स्टोरी, स्टोरी के बाद स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले के बाद ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। ओके, देन पहला था कॉन्सेप्ट, सेकंड था, सेकंड वन स्टोरी, थर्ड वन स्क्रीन प्ले। अभी स्क्रीन प्ले और स्टोरी में जो है वो स्टोरी होता है और स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले का मतलब क्या है कि टाइमिंग आप प्लान करते हो, टाइमिंग मेनली। आप समझो स्टोरी हमारा रामायण है, मैं रामायण इसके लिए ले रहा हूँ कि रामायण का स्टोरी सबको मालूम है, रामायण। तो मैं अभी यूट्यूब के लिए एनिमेटेड फिल्म बना रहा हूँ, मैं 2 मिनट का करूँगा, 2 मिनट का रामायण। फिर समझो मेरा टीम बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट्स का रामायण बनाऊँगा। नहीं तो मेरा और भी टीम बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे का रामायण बनाऊँगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि फुल लेंथ मूवी बनाऊँ, 3 घंटे का मैं ये बनाऊँ। तो आपका टीम बहुत ही बड़ा है, तो 3 घंटे का। नहीं तो फिर आप वेब सीरीज़ कर रहे हो एपिसोड्स वाला, तो जितना बजट है आपका वो हिसाब से आप करते जाओगे। आपको क्रिएटिविटी दिखाना है, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, वेब सीरीज़ में भी दिखा सकते हो आप। है, ये आपका 10 दिन चलेगा। तो जब स्क्रीन प्ले लिखते हो तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 2 मिनट का रामायण है, 2 मिनट के रामायण में जब आप स्टोरी को डिसाइड करोगे तो कैसा करोगे? स्टोरी मतलब क्या है कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, और आपका सेकंड है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। मैं आपको समझने के लिए CHA, कैरेक्टर इंट्रो। ओके, तो और सॉल्यूशन। तो तीन पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का मैं रामायण करता हूँ तो मुझे उसमें प्लान करना पड़ेगा कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आप कब तक करोगे। 2 मिनट में आप अगर 3 पार्ट करते हो तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट में बहुत छोटा पार्ट रखना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें भी ऑडियंस को ये समझे, ऑडियंस को एक समझना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो होता है वो जजमेंटल होता है।
ऑडियंस जो भी होते हैं वो हमेशा जजमेंटल होते हैं, और क्लाइंट जो भी होता है वो जजमेंटल होता है, वो जज करता है। तो आप जो भी दिखा रहे हो उनको अपील होना चाहिए। आप अगर राम को दिखा रहे हो और राम आपका जो है वो राम है, और यहाँ पे आपने ऐसा राम को दिखाया, और तो ये राम के इसमें अपील नहीं होगा। ओके, राम को आप दिखाते हो तो कैसा दिखना चाहिए? राम जो जिसके फेस में ज़्यादा, जो हर एक सिचुएशन में स्टेडी रहता है, उसके आंखों में करुणा हो, और ओके, वो गरीब को देखता है तो उसको ऐसे हर एक इंसान के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे दिखेंगे, वो आपकी स्टडी के ऊपर है। फिर यहाँ पे फिर अच्छा इंसान का चेहरा कैसा होता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि अच्छा इंसान ने शेव किया होता है, मतलब उसको दाढ़ी मूछ नहीं होता उसको, और उसके हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। मतलब वो अगर तो आप मतलब वो वन में जाता है तो उसमें मतलब सिस्टमेटिक होता है वो, कुछ उसका बाल वगैरह ऐसा बाल बांधे हुए होते हैं वो। ओके, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो रोज नहाता है, रोज फ्रेश दिखता है, और उसके मन में रिस्पेक्ट है, जो हमेशा कोई भी सिचुएशन हो वो काम रहता है। ओके, तो ऐसा आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में कैरेक्टर डिज़ाइन में ही दिखाओगे, मतलब आपका आधा काम हो गया। वही चीज़ अब आप रावण के लिए दिखाते हो, तो रावण बुरा इंसान था, लेकिन रावण कैसा दिखता था किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट में हम लोग को 2 मिनट में 2 मिनट में आपको 20 सेकेंड्स में आपको हाँ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करना है। 20 सेकेंड्स में भी राम को आपने दिखाया 10 सेकेंड्स, बाकी लोगों को दिखाया, तो रावण को आप, रावण तो विलन है, मेन कैरेक्टर है, तो उसको 10 सेकेंड का तो बुरा इंसान आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो बुरा इंसान आप कैरेक्टर डिज़ाइन से ही दिखाओगे, विजुअली दिखाओगे। तो बुरा इंसान कैसे होता है, मतलब जनरली लोग मतलब लोगों का जो स्टीरियोस्कोपिक, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोस्कोपिक ये होता है कि समझो किसी का आईब्रो बड़ा होगा, और वो ऐसे, और बट जिसके सर माथे इंस्टेड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक से भी दिखा सकते हैं उसको, हाँ like he is stepping on someone, he is killing people. Those are also kind of like a characteristic of the main character. हाँ उसको दिखा सकते हो, लेकिन अभी मैं 2 मिनट्स का बात कर रहा हूँ। तो आपको जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो तो 2 मिनट्स में पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि किसको किसको आपको दिखाना है, स्टोरी हम्म, में कौन कौन है। तो अगर आप 2 मिनट का रामायण दिखा रहे हो, उसमें आप बाकी लोगों को पीछे ही दिखाओ, बाकी लोगों के बारे में आप दिखाने जाओगे तो आपका जो 2 मिनट में रामायण खत्म ही नहीं होगा। तो जो टाइमिंग सेंस है, स्क्रीन प्ले मतलब टाइमिंग सेंस ही है। अगर 10 अगर आपका एपिसोड चल रहा है और चलते जा रहा है तो उसमें आप बहुत कुछ दिखा सकते हो। अगर जैसे कि रामायण ने बहुत ज़्यादा कमाया था वो पीरियड में, और महाभारत ने भी बहुत ज़्यादा कमाया था वो पीरियड में। तो अगर आप स्टडी करोगे जो टीवी सीरियल आता था रामायण महाभारत, मेरे ख्याल से 80s में रामायण महाभारत चालू हो गया। तो वो पीरियड में जो रामायण सागर। रामानंद सागर वाला रामायण, रामानंद सागर का रामायण का हिस्ट्री है कि सबसे दुनिया में, मैं सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई शोज़ देखा गया है वो है रामानंद सागर का रामायण। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे ज़्यादा हिट, सबसे ज़्यादा ऑडियंस, मतलब पूरे दुनिया में देखा जाने वाला सीरियल था रामायण। तो इंडिया जो है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में आप फ़िल्म मेकिंग करते हो, बहुत बड़ा चीज़ करते हो आप लोग। तो रामायण का भी हिस्ट्री है, महाभारत भी वो टाइम में चलता था, वो भी बहुत ही ज़्यादा चलता था, लेकिन रामायण का रिकॉर्ड है। ओके, इसके लिए
और रामायण हिट क्यों हुआ था आपको क्योंकि उसका जो स्टोरी टेलिंग उनका जो था, अभी भी रामायण चलता है, अभी भी देखो वो पुराना रामानंद सागर का रामायण आता है। उसका मेन रीज़न ये है कि उन्होंने सिंक्रोनाइज़ सब पहला उन्होंने डायलॉग्स रिकॉर्ड किया। आप ध्यान से देखो रामायण को पहले वाला, तो उन्होंने एकदम क्योंकि मेरे ख़्याल से उसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो ये हैं क्या नाम है उनका? हम उनको आँख दिखता नहीं है। उनको बहुत बड़े फ़ेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थे शायद अभी नहीं है। तो उनका जो ये था सेंस पूरा साउंड पे था, वो पूरा साउंड सुनते थे। वो खुद उन्होंने गाना गाया है उसमें, रामायण चालू होता है तो और बीच-बीच में जो ये होता है तो वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो पूरा ऑडियो पे काम करते थे। वो सुनते थे, कोई भी डायलॉग कोई बोलता था वो सुनते थे, उसके पीछे म्यूज़िक। तो उनका पूरा ऑडियो पहला रेडी हो गया, एकदम अच्छे से। और ऑडियो के हिसाब से बाद में एक्टर्स एक्टिंग करते थे, उसको फिर सिंक्रोनाइज़ किया जाता था। तो उसका बेनिफिट ये था कि आप रामायण सिर्फ़ सुनोगे, देखोगे नहीं, सिर्फ़ सुनोगे भी तो भी आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि उसका कंपोज़िशन है जो ऑडियो का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो टीवी सीरियल्स है वो ऐसे नहीं बनते, वो पहले मतलब उनका एक्टिंग होता है, फिर उनका डायलॉग्स रिकॉर्ड होता है। पहले तो डायलॉग्स बाद में रिकॉर्ड होते थे। कभी-कभी टाइम के ऊपर है, कभी-कभी ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड भी करते हैं। तो तो फ़िल्म में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो ऐसा जैसे है। रवि रैन ने अलग से पूरा अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था, देन ही गेव द स्निपेट्स बिटवीन द स्टोरी. So हाँ, if हाँ। we are making a short story, then we also have to make some background sound or something like a story, like song. हाँ, नहीं समझ में आया मुझे। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे recording audio हेलो? आपका आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रहा है। जहाँ का जरूरत है, जहाँ जहाँ का recording का जरूरत है, वहाँ implement किया जाता है. आयुषी बच्चे आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है आयुषी। आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है, तो मैं कुछ और जवाब दे दूँगा आपको। तो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ और एक बार मैं एक्सप्लेन करने के बाद उसको वापस मैं बोलूँगा क्योंकि मैं जब आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊँगा, तो मैं आपको क्योंकि वो सब चीज़ वो प्रोडक्शन प्लानिंग है, तो उसमें वो सब चीज़ अपने आप आएगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने भी बोला वो सही है कि जब प्लानिंग होता है, सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए आपका जो फ़िल्म मेकिंग बन रहा है, जो आपका स्क्रीन प्ले आप लिख रहे हो, स्क्रीन प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डायलॉग्स होते हैं कि कौन पहला डायलॉग बोलेगा, दूसरा कौन डायलॉग बोलेगा, तीसरा कौन डायलॉग बोलेगा, चौथा कौन बोलेगा, पाँचवाँ। तो ये जब आप लिखते हो तो आपको डायलॉग्स का टाइमिंग भी समझ में आना चाहिए कि ये डायलॉग इतना टाइम बोल रहा है, फिर कट, फिर दूसरा ये डायलॉग बोल रहा है, कट। फिर आपके 2 मिनट में वो खत्म होना चाहिए या तो 10 मिनट में। ओके, अगर एक आदमी कुछ ज़्यादा ही डायलॉग बोल रहा है, आपको पता है कादर खान के साथ क्या हुआ? ओके, कादर खान को लास्ट में फ़िल्म नहीं मिलता था। पता है आपको कादर खान? कादर खान कादर खान नाम सुना. कादर खान बहुत बड़ी हस्ती है, आप बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री देखोगे, तो अभी अमिताभ बच्चन आपको पता होगा। अमिताभ बच्चन जो है, वो हिट क्यों हुआ? कादर खान की वजह से। कादर खान के डायलॉग की वजह से हिट हुआ। अमिताभ बच्चन के मिस्टर नटवरलाल बोलो या आप पहले के सब फ़िल्म देखो, वो डायलॉग्स इतने पावरफुल थे अमिताभ बच्चन के, सब कादर खान लिखा करते थे और स्क्रीन में हम लोगों को अमिताभ बच्चन दिखाई देते थे, तो हम लोगों को लगता था वो अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं। ओके, तो सब लोग अमिताभ बच्चन के फ़ैन हो गए, लेकिन उनके पीछे जो रियल हीरो था, वो था कादर खान। और बाद में कादर खान को भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं लिख रहा हूँ सब कुछ और क्रेडिट ये ले रहा है वगैरह-वगैरह, ऐसा सब होने लगा। फिर बाद में कादर खान का ये आदत भी होने लगा, बात-बात का कादर खान खुद ज़्यादा एक्टिंग करने लगे और वो पूरा फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन वो ज़्यादा डायलॉग्स खुद के लिए रखते थे। मेन-मेन डायलॉग्स वो खुद के लिए लिखते थे और हीरो भी होता था फ़िल्म में और हीरो का डायलॉग से भी पावरफुल डायलॉग कादर खान का हुआ करता था। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगा, तो बाद में ऐसा हुआ कि कादर खान
जो थे, मतलब उनको फ़िल्म मिलना कम हो गया। फिर वो धीरे-धीरे इंडस्ट्री से बाहर होने लगे। तो आप कादर खान बहुत बड़ी हस्ती है। आप गोविंदा के जितने हिट मूवीज़ हैं आपको पता होगा, कूली नंबर 1 या वो पीरियड में हिट था सब कुछ, उसके पीछे थे कादर खान। ओके, तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा था कादर खान के बारे में? डायलॉग्स के बारे में, अच्छा। तो डायलॉग्स तो कादर खान जब डायलॉग्स बोलते थे तो उनका बहुत ज़्यादा हो जाता था, ख़त्म नहीं होता था। फिर फ़ोकस कादर खान ले लेते थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कादर खान हो जाते थे। फिर मूवी का जो स्टोरी लाइन चेंज हो जाता था। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डायलॉग्स को आप स्क्रीन प्ले में कैसे फिट करते हो। हाँ, कि राम से ज़्यादा रावण डायलॉग बोल रहा है। तो आप ऑडियंस ज़्यादा अंधेरे में ऑडियंस किसको ज़्यादा देखता है ना, उसके लिए वही हीरो होता है। एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ। आप विलन को भी, बुरे आदमी को भी 10 स्क्रीन में दिखाओ, कि हीरो से ज़्यादा बुरे आदमी को दिखाओ, हीरो से ज़्यादा विलन को आप स्क्रीन में ज़्यादा दिखाओ, उसका प्रॉब्लम्स उसका है। तो वहाँ पे इनडायरेक्टली आप विलन को ही हीरो बना रहे हो। ओके, तो हीरो को हमेशा जो भी आपका मेन कैरेक्टर है, उसको आपको जो शो करना है, क्योंकि ऑडियंस जजमेंटल होते हैं, ऑडियंस जज करते हैं। ऑडियंस पूरा फ़िल्म ये डिसाइड करते हैं, हाँ, ये बुरा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। तो बुरा आदमी का जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि बुरा आदमी का ये होना चाहिए और अच्छे आदमी, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, ओल्ड जो सीरियल, वो लोग बहुत सारा सीरियल देख नहीं पाते। मतलब आजकल के जो सीरियल्स आते हैं कि फैमिली के अंदर ही सब प्रॉब्लम्स चल रहा है, फैमिली के अंदर ही क्रिमिनल्स हैं, फैमिली के अंदर ही, तो जो पुराने जो ओल्ड एज जो सीनियर लोग होते हैं, वो बहुत ही उनको वो सीरियल देखेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को पसंद है, वो अलग बात है, क्योंकि वो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि फैमिली के अंदर ही इंटरनेशनल डॉन बैठा है और बाकी लोगों को पता नहीं है। तो ये सब चीज़ ये है। तो हमारा फोकस है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में जब डायलॉग्स लिखा जाता है, तो किसको कितना डायलॉग्स देना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हीरो जो होता है, जैसे बाहुबली आपने देखा, बाहुबली का कॉन्सेप्ट मेनली, बाहुबली इंडियन माइथोलॉजी आप देखोगे तो बाहुबली बहुत बड़ा ये है, मतलब जिसके बाहु में बल है। तो बाहुबली ऑलरेडी है। आप अपना इंडियन भरत और बाहुबली का स्टोरी देखोगे जैनिज़्म में, या तो बाहुबली के ऊपर पूरा ये है कि बाहुबली को फेमस करो, बाहुबली का नाम को ये करो। बाहुबली अपने भाई से भी जीत गया था। तो ये सबको मालूम है स्टोरी। बाहुबली का जो स्कल्पचर है बहुत बड़ा, स्टैचू बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो 3-4 जगह पे है। अब तो उसके नीचे उसका उनका स्टोरी भी है। वो कार किसने किया है, कल्लुट्टी करके एक स्कल्प्टर था, उसने वो कार किया है। तीनों स्कल्पचर को, वो बड़ा बाहुबली का मूर्ति है वो, एक कल्लुट्टी करके तो इसके ऊपर किसी ने रिसर्च करना चाहिए और ये करना चाहिए। तो बाहुबली के ऊपर मूवी जब बनता है, तो आपको बाहुबली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, और वो सक्सेसफुली उन्होंने दिखाया है, सक्सेसफुली दिखाया है। तो बाहुबली पे डायलॉग्स कैसे होना चाहिए बाहुबली में, तो हर एक चीज़ मैटर करता है। ओके, हाँ, तो मेरा एम था कि आपको मैं स्क्रीन प्ले समझाऊँ। तो कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोरी हो गया, स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। स्क्रीन प्ले में हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम के अंदर स्टोरी को फिट करते हैं। ओके, सिंपल ये है स्क्रीन प्ले। मतलब क्या, ये दिया गया है एक टाइम, समझो आपको किसी चैनल ने बोल दिया कि आपको हम लोग 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट में आप अपना एक फ़िल्म बना के दे दो, हम लोग चैनल में दिखाएँगे। तो आप 10 मिनट का फ़िल्म बनाओगे तो 10 मिनट के हिसाब से आपका पूरा स्क्रीन प्ले लिखा जाना चाहिए। स्टोरी तो सबको मालूम है, लेकिन 10 मिनट में आपको अपना रामायण को दिखाना है। ओके, फिर बाद में आपको बड़ा एपिसोड देंगे वो लोग। ओके, तो ये 3 हो गया, उसके बाद आता है सबसे पहले हम लोग ने देखा कॉन्सेप्ट, और सेकंड है स्टोरी। स्टोरी मतलब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसके बाद आता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले मेनली, स्क्रीन प्ले में मेन सिर्फ डायलॉग नहीं होता, सब कुछ होता है आपका। जितने भी
जो शूट करते वक्त जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप सब स्क्रीन प्ले में लिखोगे। ओके, ट्रांजिशन लिख सकते हो आप, बहुत कुछ, मतलब कैमरा कहाँ से। स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि वो समझो कोई कैरेक्टर इमोशनल डायलॉग बोल रहा है, ओके, इमोशनल डायलॉग बोल रहा है, इमोशनल, और आपका स्क्रीन में समझो ये इमोशनल डायलॉग बोल रहा है और ये आपका कैरेक्टर है, और ये ऐसे है, ये फिर ये डायलॉग चालू है उसका, फिर सामने उसकी लड़की है जो भी है। हाँ हाँ, तो ये जो है इमोशनल डायलॉग है। तो आप स्क्रीन प्ले जब लिखते हो तो आपने सब डिटेल में लिखना चाहिए कि ये इमोशनल डायलॉग ये बोल रहा है। पहले डायलॉग से पहले आप लिखोगे कि सिचुएशन लिखोगे आप। तो जब क्या होगा, इसके बाद आता है स्टोरी बोर्ड, कंट्रोल Z। मैं आप लोगों को पाइपलाइन समझा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिल्म मेकिंग का पाइपलाइन है ये। तो पाइपलाइन में स्क्रीन प्ले में आपने बहुत कुछ लिखा, एक 100% प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिखने के बाद फिर आप लोग स्टोरी बोर्ड करोगे, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को आप बुलाओगे, फिर वो स्टोरी बोर्ड करेगा, जैसा स्क्रीन प्ले में लिखा गया वैसे वो स्टोरी बोर्ड करेगा, वो ड्राइंग्स करेगा और कैमरामैन के लिए सब कुछ रेडी कर देगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको ये जो है हमारा फिल्म मेकिंग, ये विजुअल आर्ट है, विजुअल ऑडियो विजुअल आर्ट है। तो विजुअली और स्टोरी बोर्डिंग पूरा विजुअल है, मतलब इसमें साउंड भी देंगे हम लोग। तो स्टोरी बोर्ड में हम लोग जब ड्राइंग होता है उससे ही मालूम पड़ता है कि ये कैरेक्टर अभी सीन हो रहा है रोने वाला, इमोशनल इमोशनल सीन है, और मैंने कैमरा रखा इतना डिस्टेंस में, तो उसका इमोशन क्या है, यहाँ लंबा लॉन्ग डिस्टेंस से समझेगा ही, लॉन्ग शॉट से समझेगा ही नहीं कि वो रो रहा है करके। ओके, क्योंकि कैसा होता है कि इमोशनल शॉट्स हैं, जब कोई आंखों से एक्टिंग कर रहा है, कोई डायलॉग इतना इमोशनल बोल रहा है, तो आप लॉन्ग शॉट लोगे तो उसको मतलब नहीं है। ओके, तो फिल्म मेकिंग में हमेशा ये समझना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए वो आप साइड में रखो, क्या नहीं करना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। कि फाइट सीन है और आप नज़दीक से देख रहे हो, वो वहाँ पे गलत हो जाता है। ओके, एक्शन सीन है, एक्शन सीन, एक्शन फाइट सीन है, समझो फाइट सीन है, और आपने एकदम क्लोजअप ले लिया। ओके, ये यहाँ पे है क्लोजअप में। और ये भी चलेगा, एक शॉट आप दिखा सकते हो कि उसका पंच इसके मुंह में गिर रहा है, और उसके बाद लेकिन पंच मुंह में गिरा, आप सब आपने क्लोजअप लिया, फिर ये कैमरा से बाहर गया, तो मतलब नहीं है। जब आप एक्शन शॉट लेते हो, जैसे कि इसने एक्शन शॉट आप लेते हो और आपने क्या किया, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे बाहुबली को कटप्पा ने मार दिया। तो ये जो ये है, ये एक्शन शॉट है, एक्शन शॉट लंबे से होना चाहिए। ओके, इमोशनली सब कुछ हो रहा है, जब वो रो रहा है, कटप्पा को मारना नहीं है फिर भी वो रो रहा है, तब आप नज़दीक से दिखा रहे हो कैमरा। फिर जब वो एक्शन करता है, जब वो तलवार उस पर अटैक करता है, तो वो एक्शन शॉट है, वो लॉन्ग शॉट में होना चाहिए। तो ये सेंस है, मतलब ये कुछ पहले से फिल्म देखने का आपको आदत होगा, तो आपका माइंड ही आपको गाइड करेगा कि ये शॉट में ये जो ये सीन है ये ऐसा शूट होगा, ये सीन है ऐसा शूट होगा। ये पूरा स्क्रीन प्ले में मैक्सिमम आप डिस्क्रिप्शन देते हो। फिर उसके बाद स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, उसी को विजुअली ड्रॉ करता है कि अभी हम लोग स्टोरी बोर्ड में बात कर रहे हैं, स्टोरी बोर्ड पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो समझो स्टोरी बोर्ड। तो देखो ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप स्टोरी बोल रहे हो, सामने
आप एक ये करके देखो, मतलब जो मैं अभी स्टोरी बोर्ड कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। आपका स्टोरी जो है, आप 10 जन को बिठाओ आपके सामने, और आपका जो स्टोरी है वो 10 जन को सुनाओ। हाँ, सबको बिठाओ और सुनाओ। और शाम को समझो 1 घंटे के बाद सबको बुलाओ, और आपने जो स्टोरी उनको सुनाया था, वो सुनो आप उन लोगों से। तो आपने जो स्टोरी सुनाया था, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ऐसे 10 लोग रहेंगे। तो 10 के 10 लोग आपको उसमें अपना मिर्च मसाला डाल के अपना स्टोरी बता देंगे आपको। तो आपका स्टोरी का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। ओके, मतलब क्या है कि जब हम लोग ऑडियो मतलब सिर्फ बातों से जब स्टोरी बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग स्टोरी बिगाड़ देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो स्टोरी को अपने हिसाब से सुनते हैं। मैक्सिमम लोग अपने हिसाब से सुनते हैं स्टोरी को। तो अपना टीम, अगर आपने फिल्म मेकिंग, आप फिल्म बना रहे हो, आपने एक टीम बनाया, 10 लोगों का टीम है, और जब आप उनको प्लॉटिंग, आप उनको ये करते हो, जब आप उनको स्टोरी सुनाते हो, तो 10 लोग जो हैं सामने बैठे हैं आपको, वो अपने हिसाब से स्टोरी को समझते हैं। जैसे कि एक कैमरामैन होता है, और एक होता है आपका आर्ट डायरेक्टर होता है। हर एक का प्रोफेशन अलग है। आर्ट डायरेक्टर होता है, हर एक, ये जो होता है प्रोड्यूसर होता है। और आप जो हो डायरेक्टर हो। हम लोग क्या हैं? डायरेक्टर हैं। आप फिल्म बना रहे हो, मतलब आप कौन हो? आप डायरेक्टर हो। तो पूरा का पूरा फिल्म, डायरेक्टर मतलब वो नहीं जिसका फिल्म में लास्ट को नाम आता है कि डायरेक्टर ये है। डायरेक्टर मतलब वो जो डायरेक्शन देता है। सिंपल मीनिंग आप समझ लो। हाँ, क्योंकि आप 10 जन, फिल्म आपका ग्रुप होगा समझो, फ्रेंड्स, आप 4 जन मिलके, 4-5 जन मिलके फिल्म फिल्म बनाओगे एक्चुअली, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि 2-3 जन काम कर ही नहीं रहे हैं। ओके, आप ही काम कर रहे हो, और 1-2 जन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपका टीम है, और मतलब सब इसमें ऐसा ही होता है कि हन सबके सब पूरा का पूरा काम नहीं करते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट 100% होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है वो कर क्या रहे हैं। तो जिसके माइंड में पूरा फ़िल्म है, जिसके माइंड में पूरा आइडियाज़ है, हाँ, वही होता है डायरेक्टर। ओके, और वो पूरा फ़िल्म को लीड करता है। नाम किसी का भी आने दो, अभी आप फ़िल्म देखते हो, तो आता है नीचे नाम यश चोपड़ा, ये वो, तो बिलीव मत करो उस पे। आप पूरा फ़िल्म देखो और स्टडी करो, मेकिंग देखो उसका, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये बंदा ने इस पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसका। बहुत सारा आमिर खान प्रोडक्शन का आपको मूवी देखने को मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं कि आमिर खान ने ही सब कुछ किया है। उसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका नाम भी हाईलाइट नहीं रहता उसमें। तो हाँ, ऐसा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी बोर्डिंग के बारे में। स्टोरी बोर्ड करते वक़्त मैं आपको बता रहा था कि स्टोरी स्टोरी जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, हर एक जो आदमी होता है आपके टीम में, वो अपने हिसाब से समझता है। कैमरामैन सोचता है कि अगर ये जो स्टोरी मैं बोल रहा हूँ, कैमरामैन सोचता है कि ये शॉट मैं कैसे शूट करूँगा। आर्ट डायरेक्टर सोचता है कि हाँ, ये अभी स्टोरी बोल रहा है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने जन को, हाँ, कितने जन का प्रॉप डिज़ाइन करना पड़ेगा, कितने जन सेट कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से सोचता है। प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सोचता है कि अरे इतना बड़ा स्टोरी बोल दिया इसने, इसमें इतना खर्चा आएगा। उसका कैलकुलेशन अपने हिसाब से चलते रहते हैं। ओके, तो हर एक इंसान अलग होता है। नॉर्मल आम आदमी को आप स्टोरी सुनाओ। हाँ, आम आदमी को जब स्टोरी आप सुनाओगे, छोटा फैमिली में आप स्टोरी बोलो कि हम लोग ये करने वाले हैं, स्टोरी छोड़ दो। आप समझो दिवाली, कोई फेस्टिवल आता है आपके घर पे, घर पे आपका फेस्टिवल आता है,
दिवाली आ गया समझो और आपका ट्रेडिशनल फैमिली है और आप प्लान करते हो बच्चे के हिसाब से, बच्चे प्लान करते हैं, आप डायरेक्टर हो, आप सोचते हो कि दिवाली में हम लोग ये करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये खर्चा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो आपके डैडी जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो इसने तो बहुत खर्चा करवा दिया, तो वो हिसाब से प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचते हैं। आपकी मम्मी जो होती है वो एग्जीक्यूट करने वाली होती है बहुत सारा चीज़, तो आर्ट डायरेक्टर भी होती है बहुत बार, क्योंकि समझो घर में तो डायरेक्टर भी होती है। तो सिंपल वे में आप समझ जाओगे कि अम, आप उसको एग्जीक्यूट करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है और उसको अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो प्रॉपरली यहाँ पे ये करता है कि कैमरामैन के लिए गाइडेंस रहता है स्टोरी बोर्ड में। मतलब यहाँ पे ज़ूम इन होगा, यहाँ पे ज़ूम आउट होगा, यहाँ पे कैमरा मूव होगा, यहाँ पे आप कैमरा शॉट्स कैसे लेंगे, यहाँ पे क्लोजअप होगा, यहाँ पे लॉन्ग शॉट होगा, यहाँ पे मिड शॉट होगा, यहाँ पे एस्टेब्लिशिंग शॉट रहेगा। तो ये जो शॉट्स आप दिखाते हो स्टोरी बोर्डिंग में, विजुअली आप पूरा फिल्म बता देते हो। तो कैमरामैन जो है प्रोडक्शन में, उसको स्टोरी बोर्ड देख के ही समझ में आता है कि अभी मुझे क्या करना है। जो डायरेक्टर होता है, जो आर्ट डायरेक्टर होता है, उसको भी समझ में आता है कि अभी ये सीन में क्या क्या होने वाला है और मुझे क्या क्या रेडी करना है। ओके, तो स्टोरी बोर्ड हमारा उसके लिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताऊंगा। स्टोरी बोर्ड ये सब कुछ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। और आपका तो पाइपलाइन मैं आपको दिखा रहा था, पाइपलाइन थियरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। सेकंड सेशन में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल लेंगे 5। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बीच में दिखाऊंगा। कल मैंने आपको बोला था कि जर्टी द डायनासोर, जर्टी द डायनासोर ये फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म है और एक कार्टूनिस्ट था, उसका नाम है मैक समथिंग। तो वो कार्टूनिस्ट ने पूरा का पूरा, पहले वो कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून्स बनाता था, फिर उसने फ्रेम बाय फ्रेम कार्टून्स बनाया, पूरा उसमें ड्राइंग्स बनाया बहुत सारा, और उस ड्राइंग्स को उसने प्रोजेक्टर से जैसे फ्रेम बाय फ्रेम प्रोजेक्ट किया, मतलब उसका फिल्म बनता है। पता है ना आपको प्रोजेक्टर में क्या रहता है, पहले का प्रोजेक्टर का बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। समझ गए ना, आपको ये प्रोसेस पता होगा। पहले फोटोग्राफी होता था, फोटोग्राफी फोटोग्राफी हाँ, फोटोग्राफी होता था तो क्या होता था, फोटो निकालने के बाद एक फिल्म बनता था, ऐसे फिल्म फिर साइड में ऐसे 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 फिल्म, एक फिल्म बनता था आपके कैमरे में। एक फिल्म, एक नेगेटिव फिल्म क्रिएट होता था, जो जो लाइट को पकड़ के आपका जो भी फोटोग्राफ है उसको कैच करता था। जब एक फ़ोटो निकला आपका, तब किसी लोगों को मालूम पड़ा कि एक फ़िल्म से आपका फ़ोटो निकल सकता है, तो सीरीज़ ऑफ फ़िल्म से आप पूरा मोमेंट भी कैप्चर कर सकते हो। तो क्या हो गया कि फ़िल्म बढ़ते गया, ये नेक्स्ट एक्शन इसका कैप्चर हो गया, ये वहाँ पे गया, फिर और एक फ़िल्म बना, फिर नेक्स्ट एक्शन और कैप्चर हुआ, ऐसे ऐसे, फिर और एक फ़िल्म बना, फिर और एक फ़िल्म बना, फिर और एक फ़िल्म बना। तो इस फ़िल्म का एक के बाद एक के बाद एक फ़ोटोग्राफ्स है, और इस साइड में जो है ये कटआउट है, वो आपका जो फ़िल्म रोल होगा। हाँ, तो ये पूरा फ़िल्म जॉइंट रहेगा, ये पूरा एक रोल इसमें जाएगा, पूरा रोलर में जाएगा ऐसे। हाँ, फिर यहाँ पे फ़िल्म 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 फ़िल्म, फिर यहाँ पे वो घुमाने के लिए उसका एक डिस्क रहेगा, ये ऐसे। फिर जब आप इसको घुमाओगे और यहाँ पे लाइट प्रोजेक्ट करोगे, यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट करोगे आप, लाइट जाएगा तो स्क्रीन में क्या होगा, स्क्रीन में ये जो यहाँ पे फिल्म दिख रहा है वो बड़ा दिखेगा ऐसे। फिर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड जब ये जो फिल्म है, हाँ, उसको प्ले करोगे आप, पॉजिटिव फिल्म 24 फ्रेम्स में, 24 फ्रेम्स मतलब
आपका 24 फोटोग्राफ्स। एनिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, 24 ड्राइंग्स को फिल्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको प्ले करते हैं। तभी आपका एक ड्राइंग, आपका सीरीज 24 ड्राइंग वाला सीरीज जो है सीक्वेंस है वो प्ले होगा, तब जाके स्क्रीन में आपको एक मोमेंट दिखाई देगा। मतलब 1 सेकंड में आपका 24 ड्राइंग्स, लाइव एक्शन फिल्म में 24 फ्रेम्स फोटोग्राफ जब आप प्ले करते हो तो ये फिल्म आपको दिखता है। ओके, तो अभी क्या हो गया, अभी सब पहले तो सब ऐसे फिल्म बनता था, सेल बनता था, उसका डिस्क, उसका पूरा ये ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसा रोलर बनता था पूरा। फिर वो जो थिएटर होता था, थिएटर में पूरा का पूरा जो फिल्म है, फिल्म का रोल होता था, उसको जाके देते थे और वो वहाँ पे प्ले करते थे। फिर उनका ख़त्म हो गया, फिर वो दूसरे थिएटर में जाता था, वही रोल वापस प्ले होता था। तो ये मेथोडोलॉजी था, अभी चेंज हो चुका है। अभी पूरा डिजिटल फिल्म मेकिंग होता है, डिजिटल। ओके ओके, तो अभी डिजिटली सब कुछ होता है। हाँ, मैं आप लोगों को ये क्यों समझा रहा था, मैं आप लोगों को ये इसके लिए समझा रहा था क्योंकि जो जर्टी द डायनासोर है वो कार्टूनिस्ट था, उसने फ्रेम बाय फ्रेम पहले एक्सपेरिमेंट किया, वो पहला आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने डायनासोर को मूव होते हुए अपने ड्राइंग से दिखाया। मैं आपको ये सब इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है आज भी। ओके, तो इसके लिए आपका ड्राइंग प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। तो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, जर्टी द डायनासोर 10 मिनट्स का है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, मोर एक्शन, मैं प्रेजेंट ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसको बंद करूँगा, वापस इसमें जाता हूँ, फिर फ्री हैंड बाय विजन, वाइट बोर्ड में जाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं स्क्रीन शेयर में आपको फिल्म दिखाऊंगा तो ऑडियो नहीं आएगा ना, उसमें ऑडियो आएगा? आएगा सर, आएगा। कि मुझे फ्री हैंड में जाना पड़ेगा? ठीक है, मैं इसी में ऑडियो करता हूँ, सॉरी इसी में मैं दिखाता हूँ यूट्यूब का वीडियो। अगर आपको दिखता है तो मैं इसमें जाऊँगा और मेरा जो है कंट्रोल सी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप गूगल मीट में ऐसा होता नहीं है, गूगल मीट में मुझे अलग टैब में जाना पड़ता है। अभी समझो जर्टी द डायनासोर, इसका साउंड नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें साउंड ज़्यादा है ही नहीं। सब कुछ ओके दिख सर। रहा है ना स्क्रीन? हाँ। हाँ सर।
हम्म, करने का अच्छा। जय भाई, ये विदाउट साउंड है या फिर हेलो? इसमें साउंड नहीं है सर। साउंड नहीं है, ओके।
हाँ, ओके। तो ये था जर्टी द डायनासोर। तो आपने देखा होगा कि 6 महीने में जो आर्टिस्ट था उसने 10,000 ड्राइंग्स किया था। 10,000 ड्राइंग करने के बाद सर व्हाट इफ वी आर नॉट यूजिंग डायलॉग्स एट ऑल इन द फिल्म? व्हाट इफ वी आर नॉट यूजिंग डायलॉग्स एट ऑल इन द फिल्म? अभी आपने जो देखा उसमें डायलॉग्स नहीं था। तो आप देखो, ऑडियंस का अपील होना ये इम्पोर्टेंट है। आपके फिल्म में डायलॉग नहीं है, मतलब आपके फिल्म में दूसरा कुछ इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो डायलॉग को भी मतलब कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं, आपको पता होगा, कुछ पेंटिंग्स इतने स्ट्रांग है, कुछ स्कल्पचर इतने ये हैं तो डायलॉग्स बोलते नहीं है, लेकिन आप उसको देखोगे, कुछ फोटोग्राफ्स इतने अपीलिंग होते हैं कि आपको पूरा स्टोरी समझ में आता है। जस्ट अ फोटोग्राफ और कोई भी इमेज देखो आप, कोई भी ड्राइंग देखो या कोई पेंटिंग देखो, आपको पूरा माहौल ये क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे आपको पूरा स्टोरी समझ में आता है। एग्जाम्पल जैसे शिवाजी महाराज। अभी शिवाजी महाराज आप महाराष्ट्र में वगैरह ये साइड के हो तो आपको शिवाजी का सिर्फ फोटो देख के आपको मालूम, पूरा स्टोरी आपके माइंड में आ जाता है शिवाजी महाराज। और लेकिन शिवाजी महाराज को, मतलब जो भी शिवाजी महाराज का आप देखोगे, शिवाजी महाराज का जो ये है अटायर है, जो उनका टोपी वगैरह दिखाते हैं हम लोग, वो कितना फैक्ट है, अगर शिवाजी महाराज वो पहनते थे कि नहीं पहनते थे वो भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप रिसर्च करोगे पहली बात तो जो एक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि समझे ऐसे कैरेक्टर है और ऐसे समझो आप दिखा रहे हो शिवाजी महाराज को। हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फिर ऐसे कुछ सॉरी ऐसे कुछ रहेगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा लिप्स, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग दिखाते हैं, मतलब शिवाजी महाराज को सिंपल ऐसा कुछ और सॉरी ऐसा कुछ हम लोग दिखाएंगे, समझो। ये शिवाजी महाराज हैं, ये उनका ऐसा समझो हम लोग दिखाएंगे। तो ये समझो एक इमेज देख के आपको शिवाजी महाराज का एक इमेज आपके माइंड में आता है कि एक शूरवीर वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे कि शिवाजी महाराज, प्रैक्टिकली आप देखोगे कि ये जो टोपी है ना, ये टोपी, अगर आपने ड्रामा वगैरह किया होगा तो आपको मालूम है ये टोपी सिर पे बैठता ही नहीं है। और अगर ये टोपी पहन के आप घोड़े में बैठ गए और ऊपर नीचे जा रहे हो, सबको सुन रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? अच्छा, माइक चालू है। Yes, sir. हाँ, Yes. तो अगर अगर आप ये टोपी पहन के घोड़े में जाओगे तो टोपी आपके सिर में रुकेगा ही नहीं, वो गिर जाएगा नीचे। क्योंकि देखो ये जो बैलेंसिंग जो मेथड, आप दूसरा कैरेक्टर सब देखो, मतलब आप समझो बर्थडे में भी जो टोपी पहनते हो वो भी ऐसे पहनते हो, ऐसे 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 ऐसे, ओके, ऐसे आप पहनते हो। वो आप ऐसे नहीं पहनोगे ऐसे, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं आपके सिर पे। लेकिन अभी ट्रेडिशनली हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ देखा कि शिवाजी के सिर पे ऐसा टोपी था, फिर आगे के लोगों ने भी ऐसे ही बना दिया, फिर आगे आगे हम लोगों ने इतना अभी उसको डेवलप किया है, कैरेक्टराइजेशन शिवाजी महाराज ऐसे दिखते थे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली शिवाजी महाराज ने जो, आप स्टोरी पढ़ोगे शिवाजी महाराज का, उन्होंने जो गनीमी कावा किया है,
जो 21 डेज कंटिन्यूअस वो इस दौरे पे थे, मतलब एक किला जीता, दूसरा किला कब्जा किया, तीसरा किला कब्जा किया, तो ये टोपी पहन के तो पॉसिबल ही नहीं है। और शिवाजी महाराज का अगर आप रियल स्टोरीज वगैरह पढ़ोगे तो 10 लोगों में वो रहते थे, 10-15 लोगों में रहते थे, और वो 10-15 लोगों में ओरिजिनल शिवाजी महाराज कौन है किसी को मालूम नहीं रहता था। तो ये फैक्ट है, लेकिन फैक्ट जब आप सीरियल बनाओगे, आप ऐसा दिखाओगे तो नहीं चलेगा। शिवाजी महाराज सीरियल जब हम बनाते हैं शिवाजी महाराज के ऊपर, समझो आप एक फिल्म बना रहे हो, तो आपको बचपन से शिवाजी के महाराज के सिर पे टोपी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 10 जन में शिवाजी महाराज कौन है हमको सीरियल में दिखाना पड़ता है। रियल में जब शिवाजी महाराज थे वो ऐसे थे कि क्योंकि देखो आपको मालूम होगा शिवाजी महाराज जब दिल्ली से मिठाई के बॉक्स में छुपके से, छोटे से मिठाई के बॉक्स में उनको नज़र कैद किया गया था, उनको जेल में रखा गया था। तो जो ये थे मालवास थे वो लोग नहीं उनके सैनिक थे, उन्होंने उनको बाहर लेके आया। तो वो बाहर कैसे आए थे वो बाहर आए थे उनका जो असिस्टेंट था शिवाजी महाराज का, वो जेल के अंदर बैठ गया उनका ड्रेस पहन के, और शिवाजी महाराज ये छोटे से मिठाई बॉक्स के अंदर छुप के ऊपर मिठाई लड्डू वगैरह रख दिया इन्होंने, और वो बाहर आ गए, मतलब किसी को पता नहीं चला। तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे हो गया और ये हिस्ट्री है। शिवाजी महाराज वहाँ से भाग के आ गए, तो फैक्ट अलग होता है। और जब हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, जब हम लोग दिखाते हैं, तो आप फ़िल्म देखोगे शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज इसके अंदर भी टोपी पहन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप इतने इसमें पूरा ड्रेस वगैरह पहन के, टोपी पहन के डब्बे में जाओगे तो आराम से आपको बाहर का जो गेट कीपर है वो पकड़ लेगा। ओके, तो ये बहुत सारे फैक्ट्स। सर हाँ, हाँ। हाँ, दूसरी आयुषी विदाउट डायलॉग, जैसे हम लोग ये देखते ना, माइम एक्ट देखिए ना, चार्ली चैपलिन। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है? आवाज Yes, आवाज sir. आ Yes, yes, sir. हाँ, मैं जैसे आपका ये देखा कि आप जो पूछ रही है ना, क्या डायलॉग के बिना भी फिल्म ये हो सकता है ऐसा, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको चार्ली चैपलिन का, हम जितना भी ये देखते हैं ना, उसमें डायलॉग नहीं है लेकिन हम हर एक चीज को समझ पाते हैं, सारा चीज हमको क्लियर ये हो पाता है। सेम इसमें अगर हम कथकली देखते हैं ना, इंडियन डांस ट्रेडिशन में कथकली का ये देखेंगे, और फिर जो कुछ कुछ बंगाल के जो ड्रामा में जो है ना, उन लोग विदाउट डायलॉग माइम एक्ट करके जो है ना पूरा स्टोरी नरेट करता है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन एक्टिंग से, बॉडी एक्सप्रेशन से ना, ऐसा उससे सारा चीज पता चलता है। और बिना डायलॉग के भी हम लोग चार्ली चैपलिन को दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं। मतलब अगर सबसे बड़ा एक्टर कोई है तो चार्ली चैपलिन ही सब लोग बोलेंगे, उसका ही फ़ोटो रखते हैं सबसे बड़ा एक्टर के हिसाब से, तो उसने डायलॉग तो बोला ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और और भी मैं छोटे-छोटे क्लिप्स आपको दिखाऊँगा कि शॉर्ट फ़िल्म, और एक मैं आपको पहले तो मैं कंप्लीट करता हूँ। ये वाला हम लोग एक्चुअली मैं आयुषी आप क्लियर हुई आप? आयुषी आयुषी Sir, maybe our mic is not working. हाँ, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके ओके, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप समझोगे। और जर्टी द डायनासोर मैंने आप लोगों को इसके लिए दिखाया कि 6 महीने में 10,000 ड्राइंग्स उसने किया। ओके, आप डिज़्नी का अगर ड्राइंग्स देखोगे, फ़िल्म डिज़्नी के फ़िल्म में, तो कितना तो ड्राइंग्स उन्होंने किया। हम लोग दिन में 20 स्केच करने के लिए हम लोग मतलब हम लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन वो लोग कितना स्केच करते थे सोचो, और वो भी सीरीज़ में। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, वो लोग सीरीज़ एक कैरेक्टर, मतलब एक टीम होता था एक कैरेक्टर का, और वो कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी इन बिटवीन्स होता था वो टीम ही करता था। और इसके लिए वो कैरेक्टर का पूरा जो बंडल होता था, कैरेक्टर बंडल, वो एक सेट में एक फैमिली बनता था, वो दूसरा कैरेक्टर का एक पूरा फैमिली, ऐसा ऐसा
काम करते थे वो लोग। सो ये चीज़ मतलब आगे का है, तो आपको कंटिन्यूअस ड्राइंग करने का आदत आपको होना चाहिए, आपके हाथ को होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है एक जगह पे बैठने का आदत आपको होना चाहिए। क्योंकि आप जब स्टूडियो में जाओगे, आपको एक जगह पे बैठ के पूरा काम करना पड़ेगा। आप वीएफएक्स आर्टिस्ट बनो या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनो या कोई भी बनो। मैं अभी आपको सुबह बोल रहा था राम वायरकर और संजू वायरकर के बारे में। तो राम वायरकर और संजू वायरकर जो थे, संजू वायरकर के साथ हम लोगों ने काम किया था। तो संजू वायरकर जब स्टोरी बोर्ड करने के लिए बैठते थे, तो 10 से 16 घंटे तक वो उठते नहीं थे जगह से। मतलब किया उन्होंने किया, फाइनल होने तक कर रहे हैं। 10 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, वो एक ही जगह पे बैठे हैं। ये जो क्या बोलते हैं, ये आदत अगर आपको है तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। ये जो एक जगह पे बैठने का आपको आदत डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप स्केच करने बैठते हो तो एक जगह पे बैठ के सिर्फ स्केच करो, स्केच करो, स्केच करो, स्केच करो, स्केच करो। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ओके। आपका जब 1 घंटा होने के बाद आपका हाथ को और आपका पेपर और आपका माइंड का एक लिंक क्रिएट हो जाता है। फिर धीरे-धीरे आप जो सोचते हो, वो आपके पेपर में आने लगता है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। और मैजिक बहुत जल्दी आ गए और मैजिक नहीं होगा, मतलब कुछ भी मैजिक नहीं होता। एनिमेशन पूरा हार्ड वर्क है। कॉमिक्स का स्क्रिप्ट हम लोगों ने भी काम किया है। कॉमिक स्क्रिप्ट के लिए उसमें जो बनाना पड़ता है, तो वो एक बार बनाने के बाद आप जाके देते हो तो अप्रूव नहीं होता। हम लोग को वो टाइम में टिंकल में हम लोग एक पेज बनाते थे, तो एक कॉमिक स्ट्रिप का 800 रुपीज़ मिलता था। मैं अभी आपको कभी का बात कर रहा हूँ, तो अभी से 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग एक कॉमिक टिंकल के लिए तभी ये थे, हम आपके अनंत पे थे। तो वहाँ पे एक डायरेक्टर था, उसको वो स्क्रिप्ट देता था। स्क्रिप्ट पे हम लोग स्केचेस बना के हमको देना पड़ता था, फिर वो अप्रूव होता था, फिर उसका आउटलाइन करके देना पड़ता था। तो एक बार में वो लोग अप्रूव करते ही नहीं थे। तो 800 रुपये लेने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था हम लोग को। एक बार दिया नहीं, दूसरी बार दिया नहीं, फिर उसको जब तक अपील होता नहीं तो हम लोग दे रहे हैं काम उसको, वैसा। तो तो और पूरा ड्राइंग बेस। और ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि बजट। जब आप ड्राइंग करते हो आपका कुछ खर्चा नहीं होता, ओके। आप स्टोरी बोर्ड पूरा बनाते हो, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होता है, आप खुद स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हो, तो आपको कुछ खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आप खुद पूरा प्लान कर सकते हो अपना फिल्म, ओके। तो अपना पूरा फिल्म प्लान करने के लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं है, और जो आप सोच रहे हो आप पूरा कर सकते हो, विजुअली स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। तो ये अगर ये प्लानिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ आप खुद करने लगते हो, तो आप ही डायरेक्टर बनते हो, आप ही सब कुछ बनते हो वहाँ पे। आपने किसी और को आप ये किया, हायर किया समझो, तो वो आप जो बोल रहे हो वैसा उसने ड्राइंग करना चाहिए, या तो उसने मतलब अपीलिंग होना चाहिए। वो आपका स्टोरी है तो आपका स्टोरी को उसने 100% क्या बोलते हैं उसको, ये देना चाहिए, 100% उसको आपका स्टोरी को वैल्यू मिलना चाहिए। नहीं तो आपने स्टोरी कुछ अलग बताया, स्टोरी बोर्डिंग कुछ अलग हो रहा है, आउटपुट कुछ और अलग ही हो रहा है, 10 जन मिल गए तो और अलग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सोचा है वही पेपर में आना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग है। मैं अभी आपको कहाँ तक आया मैं आया था, आपको इस कॉन्सेप्ट बताया मैंने, फिर मैंने आपको बताया स्टोरी, फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टोरी बोर्डिंग पे हम लोग हैं अभी। स्टोरी बोर्डिंग के बाद हम लोग जाएंगे एनिमेटिक्स पे। फिर एनिमेटिक्स के बाद हम लोग स्टोरी बोर्ड, स्टोरी स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स। ये है हमारा पूरा प्री प्रोडक्शन। ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ये अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो आप बहुत बड़े से बड़े प्रोड्यूसर के पास भी जा सकते हो, क्योंकि उनको पूरा पेपर वर्क चाहिए होता है, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में जाएंगे बाद में, नहीं, बाद में जाएंगे एनिमेटिक्स में।
ओके, तो एनिमेटिक्स में जाएंगे। मैं अभी बताता हूँ एनिमेटिक्स क्या होता है। जब आप स्टोरी बोर्ड करते हो, नो एप्स आर इंस्टॉल्ड, ओके, तो इसमें मैं जाता हूँ एनिमेटिक्स। स्टोरी बोर्ड आपका रेडी हो गया, समझो आपका 10 मिनट्स का टाइमिंग है, 10 मिनट्स का फिल्म आप बना रहे हो, समझो रामायण, 10 मिनट्स का रामायण बन रहा है आपका। तो आपने स्टोरी बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले थंबनेल बनाओगे आप, फिर थंबनेल अप्रूव होगा, फिर आप फाइनल बनाओगे। आपको पता होगा टाइटैनिक में 2 साल तक वो लोग, स्टोरी बोर्ड भी इतना अच्छे से किया है उन्होंने। टाइटैनिक का स्टोरी बोर्ड टाइप करो, आपको दिखाता हूँ मैं। टाइटैनिक स्टोरी बोर्ड PDF आ रहा है। स्टोरी बोर्ड देखते हैं हम लोग, ये देखो। इसमें इमेज में आप जाओगे तो देखो कितना डिटेल में काम आपको मिलेगा। इवन कलर में भी है। कुछ कॉमिक्स क्रिएट किया गया है, ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड भी आपको मिलेगा सर्च करने से। तो क्या क्या होने वाला है ये पूरा आपका। मैंने देखो आपको 3 चीज़ बोला था। फिगर ड्राइंग के बाद मैंने बोला था कंपोजिशन। ये देखो 1-2 फिगर है और 2 फिगर को इसमें कंपोज किया। फिर लाइट एंड शेड, ये जो आपको दिख रहा है डार्क, ब्लैक, मिडल टोन, ये लाइट एंड शेड है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्थ जब क्रिएट होता है, देखो यहाँ पे लाइट एंड शेड की वजह से यहाँ पे लाइन लॉन्ग शॉट में आपको एक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कैरेक्टर आगे भागते हुए आ रहा है और ओके, धुआं पीछे से ए साइड में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो पूरा प्लानिंग आपके स्टोरी बोर्ड में रहेगा। और ये जो चीज़ गिर रहा है यहाँ से नीचे ऊपर, वो साइड में गिर रहा है, फिर ये गिर गया पानी में। ओके, तो हर एक चीज़ जो है विजुअली जब आप प्रेजेंट करते हो, यहाँ पे भी देखो डायलॉग्स नहीं है। ओके, सिर्फ ड्राइंग्स है, लेकिन ड्राइंग देख के, और ड्राइंग जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब आप किसी दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, अगर आपका ड्राइंग अच्छा है और आप आपका ड्राइंग से अपील कर पा रहे हो कि ये है, समझो आपको बनाना चाहिए, खाने के बनाना का ड्राइंग बना के दिखाओ, उनका लैंग्वेज आपको नहीं आता तो भी विजुअली आप उनको बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए। ओके, कोकोनट आपको बना, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि विजुअल यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर कोई है तो वो ड्राइंग आप बोल सकते हो, अच्छा ड्राइंग। ओके, नहीं तो आपने बनाना बनाया दिख कुछ और है, मतलब नहीं उसमें। तो अभी कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछो, 2 मिनट बाकी है, नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं हम लोग। सबको समझ में आया क्या? पहली बात तो मैं जो बोल रहा था या जो भी हो रहा था यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ? सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और या तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो समझ में आ गया। ओके 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 ओके। तो हेलो, आप लोग का जो Yes, sir. रिस्पॉन्स बहुत कम लग रहा है, ऐसा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तुम चुपचाप ऐसे सुन रहे हो, कुछ ये नहीं है, पार्टिसिपेशन जैसा नहीं लग रहा है। कोई भी क्वेश्चन सर आप हम पूछ बीच सकते में हो, बहुत मतलब बार बोल रहे थे, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं आने लगी, नेटवर्क कटने लगा। अभी तो कितना अच्छा आवाज आ रहा है। अभी आ रहा था ना, बीच में जब पूछने लगे थे तो नेट ही चला गया। बाकी लोग मोक्ष सर समझ में आ रहा है सब। आ रहे हैं ना? हाँ सर, नोट्स वगैरह सब ले रहे हैं हम लोग। शशांक यस सर, तो समझ में आया सर। कुछ बोल नहीं रहा है तुम लोग यार। नहीं सर, बोल रहे हैं सर, वो मतलब क्योंकि आप बोलोगे ना तो मुझे आइडिया आएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या लूँगा, कैसे लूँगा, तो वो सर हिसाब मेरे से को हम लोग करेंगे। प्रैक्टिकल हाँ, में डाउट सर मेरे को।
प्रैक्टिकल हम लोग अभी ब्रेक के बाद हाँ, प्रैक्टिकल ही लेंगे हम लोग 3 बजे से। हम लोग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? सॉरी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज ना ये जय भाई, यस सर, यस सर। आज इन लोग एक इसमें क्या बोलते प्रेजेंटेशन में शायद इन लोग रजिस्टर्ड हैं, तो 4 बजे से वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 3:45 से। ओके, तो मैं जल्दी स्टार्ट करूँ क्या फिर 2:30 बजे से 3:45? 2:30 बजे से ये ठीक रहेगा तुम लोग को? हाँ सर, हाँ सर। चलेगा? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके 2:30 ठीक बजे है। से 3:45 नहीं तो 3:30 तक करते हैं, 1 आवर ठीक तो है, हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा यस सर। चलेगा। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू और सर एक डाउट था, वो सर। हमें अपलोड कहाँ पे करना है फाइल्स, ये जो हमारे स्केचेस हैं? आप इसमें फाइल आपका बना हुआ है ना, तो आप इसमें फाइल में अपलोड करेंगे तो हो सकता है। किधर? सर पर सबका फोल्डर बनाना पड़ेगा ना, हाँ इंडिविजुअल सबका अपना क्योंकि अपना हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना होगा, इसमें क्या होता है कि बच्चे लोग मस्ती मस्ती में किसी का डिलीट मार दिया या किसी का ये कर दिया, डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो सकता है ऐसा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग एक ये ड्राइव ये कर लो, फोल्डर क्रिएट कर लो और उसमें सब अपने अपने नाम से जमा करते जाओ, और वो ड्राइव अपने जो है इस पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, तो ड्राइव हमारे पास एक है वैसे। है ना? क्लियर ना शशांक? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं 2:30 बजे। ओके सर। ओके।